नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आपको सभी को पता होगा अभी हमने अभी 2 दिनों तक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर डिस्कस किया था अभी, जिसमें मैंने मतलब इनडायरेक्टली नाउन्स का ही एक पार्ट था वो, जिसमें मैंने आपको कुछ मस्कुलाइन और फेमिनाइन के बारे में बताया था अभी। अब जैसे 2 दिन हमारे कंप्लीट हुए इंग्लिश ग्रामर के, हम 3 दिनों तक हिंदी व्याकरण के ऊपर डिस्कस करेंगे। और हिंदी व्याकरण में मैंने आपको लास्ट टॉपिक करवाया था अभी कि भी कैसे तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान की जाती है। उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रूल थे, कुछ बेसिक एग्जाम्पल थे, मैं साथ लिखकर आपको बताए थे भी। और जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं भी, वो रहेगा हमारे पास उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड कि भी कैसे हम उपसर्ग की पहचान कर सकते हैं, कैसे और प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं, और किस भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं भी। ठीक है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे और विद एग्जाम्पल भी। ठीक है, हम पहचान करना सीखेंगे कि हाँ, इसमें ये प्रत्यय हो सकता है या फिर इसमें ये उपसर्ग हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस टॉपिक को भी। ये रहेगा हमारा उपसर्ग और प्रत्यय भी। अब देखिए भाई, वन बाय वन करके भाई इन दोनों को समझते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूं किसके बारे में, उपसर्ग के बारे में। अब यहां देखिए भाई, जो ये उपसर्ग है, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई ये इसमें उपसर्ग हम पीछे लगाए या फिर आगे लगाए। पहले तो इसके अर्थ को समझते हैं आपको, जिससे क्लियर हो जाएगा कि भाई उपसर्ग कहाँ पे लगाया जाता है, पहले लगाया जाता है या फिर बाद में लगाया जाता है। देखो, जो उपसर्ग आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस में सर्ग। ठीक है ना, उप का मतलब होता है भाई पास या समीप या निकट। किंतु ये बात भी याद रखना, किंतु पहले, क्योंकि इसी की के नाम से मैं आपकी इसकी डेफिनेशन को क्लियर करूंगा। और जो सर्ग है, इसका मतलब होता है भाई रचना करना, रचना, या हम बोल सकते हैं उत्पत्ति करना। अब जैसे कि आप इनके अर्थ से ही अंदाजा लगा रहे होंगे कि भाई उपसर्ग क्या है भाई, तो इन शॉर्ट मैं इसमें आपको बताने लगूं उपसर्ग क्या है। जो शब्दांश, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो शब्दांश किसी शब्द के क्या भी समीप हो बट क्या हो उससे पहले हो, समीप हो बट उससे पहले हो, से जुड़कर क्या कर दे, रचना कर दे किसकी, एक नए शब्द की, तो वही क्या कहलाता है, आपका उपसर्ग कहलाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोई शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर के पहले जुड़कर किसी नए शब्द की उत्पत्ति करते हुए, क्या बोला मैंने, से पहले जुड़कर, इस बात से पे नोट करना भाई। ठीक है ना, के पहले या से पहले जुड़कर एक नए शब्द की उत्पत्ति कर दे, वही क्या कहलाता है, आप बोलोगे उपसर्ग कहलाता है भाई। ठीक है ना, तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। सेकंड क्या है, मैंने आपको बोला था कि भाई अलग अलग भाषाओं में उपसर्गों की संख्या अलग अलग मानी जाती है। तो आपको डायरेक्ट ही ये याद रखना है कि भाई किस भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी है, हमको उनको याद नहीं करना है। मैं आपके सामने इतने एग्जाम्पल लिखवा दूंगा भाई, ठीक है ना। कुछ तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप जैसे एग्जाम्पल को देखोगे ऑटोमेटिक पहचान कर लोगे कि भाई हाँ, इसमें ये उपसर्ग रहेगा हमारा। ठीक है ना, तो आपको इतने उपसर्ग याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज में उपसर्ग कैसे, जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ संस्कृत के अंदर उपसर्गों की संख्या कितनी है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि हिंदी के अंदर उपसर्गों की संख्या कितनी है, या फिर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि उर्दू फारसी भाषा के अंदर उपसर्गों की संख्या कितनी है, या मैं पूछ लेता हूँ आपका अंग्रेजी यानी इंग्लिश के अंदर उपसर्गों की संख्या आपकी कितनी रहेगी। तो आप ये डायरेक्ट याद रखना कि संस्कृत में है हमारे उपसर्गों की संख्या 22। अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता कि हम इन 22 के 22 को ही याद रख ले भाई, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी भाई कि भाई क्या था वो, हिंदी का था या संस्कृत का था, फर्दर कैसा था,
वो हम करेंगे विद एग्जाम्पल के। मैं बात करने लगा हूँ कि भाई हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो आप जवाब दोगे 13 है भाई। मैं बात करने लगा हूँ उर्दू फारसी के उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो आप जवाब देना वो रहेगी हमारे पास 19। मैं बात करूँ कि भाई अंग्रेजी के उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो इसमें आप जवाब दे देना इनकी जो संख्या है वो निश्चित नहीं है भाई, ठीक है ना। क्या नहीं है, इनकी जो संख्या है निश्चित नहीं है। बस आपको डायरेक्ट ये चीज जरूर पता होना चाहिए कि भाई कुल कितने उपसर्ग है संस्कृत में, आप जवाब देना 22 है भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि बताए कि संस्कृत के कुल उपसर्ग कितने हैं भाई। जो पहचान है वो पहचान मैं आपको अभी बता दूंगा कि भाई कैसे की जाती है। तो ये याद रखना, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 है, हिंदी के 23 है, उर्दू फारसी के उपसर्गों की संख्या 19 है, अंग्रेजी के उपसर्गों की संख्या आपकी निश्चित नहीं है। और एक बात आपको मैंने याद रखनी है, उपसर्ग क्या जुड़ते हैं, किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, मीन्स बदल देते हैं भाई। तो ये तो था भाई आपका उपसर्ग और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी मैं बता देता हूँ भाई आपको प्रत्यय के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे इनके एग्जाम्पल्स कि भाई आपको ही बताना है कि कौन सा उपसर्ग है कौन सा प्रत्यय है भाई। अभी देखिए मैं आपसे पूछने लगूं कि भी मुझको आप बताए प्रत्यय क्या होते हैं, तो आप जवाब दोगे ये प्रत्यय है भाई, जैसे उपसर्ग आपका दो शब्दों से मिलकर बना था, उप प्लस में सर्ग, ऐसे ही प्रत्यय है भी आपका, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है भी, प्रति प्लस में आया है। प्रति का मतलब क्या होता है भाई आपका के साथ किंतु बाद में, ये बात याद रखना भाई, के साथ किंतु बाद में। और आया का अर्थ क्या होता है भाई आपके पास, यदि इसके अर्थ की बात करें तो हम चलने वाला, ठीक है ना। मैं रिपीट करवाता हूं, प्रति का अर्थ क्या होता है, के साथ किंतु के बाद भाई। आया का अर्थ क्या होता है, चलने वाला भाई। यानी इसके नाम से यदि हम इसका अर्थ निकालने की कोशिश करें भाई, अच्छा में शब्दांश, ठीक है ना, में शब्दांश जो किसी शब्द के साथ तो जुड़ेंगे किंतु वो कहाँ पे जुड़ेंगे, बाद में जुड़ेंगे, और क्या चलेंगे, साथ में चलेंगे। और साथ में चलेंगे तो सीधी सी बात है उसके अर्थ में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर होगा, किसमें, जो शब्द आप बनाओगे। तो यानी इन शॉर्ट हम इसमें लिख सकते हैं प्रत्यय क्या बनेगा, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद जुड़कर उसके उसके का मतलब होता है भाई जो शब्द है भाई, ठीक है ना, जिस शब्द के लास्ट में आप उस प्रत्यय को जोड़ रहे हो उसके बाद में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे भी। क्या ला दे, आप बोलोगे परिवर्तन ला दे, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, प्रत्यय कहलाता है। उसमें मैंने बोला था नोट डाउन करने वाली बात क्या थी, के पहले था, और इसमें नोट डाउन करने वाली बात क्या है, आप याद रखना के बाद आएगा भाई। यानी जो शब्दांश क्या जुड़ेंगे, किसी शब्द के बाद में जुड़ेंगे, और बाद में जुड़ने के बाद जब उसमें कुछ परिवर्तन आएगा तब वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रत्यय कहलाएगा। अब जैसे मैंने आपको उपसर्ग में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि भाई संस्कृत में कितने उपसर्ग है, आपका हिंदी में कैसे, फर्दर इस टाइप से। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है पहले तो आपको क्या याद रखनी है, बात करें कि भाई प्रत्यय के प्रकार की या इसके भेद की, भाई कुछ भी आप मान सकते हो इसे। तो ये याद रखना कितने भेद है इसके, दो है भाई। ये दो कौन कौन से हैं, नंबर 1 पे तो रहेगा इसके अंदर आपका कृत प्रत्यय, बस आपको ये चीज याद रखनी है भाई, ठीक है ना। ये हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल में कि भाई कैसे इनकी पहचान की जाएगी। और सेकंड नंबर पे है आपका तद्धित प्रत्यय। अब अभी थोड़ा हमको इनके बारे में पता होना चाहिए भाई, कृत प्रत्यय होते क्या है, जो क्या करते हैं भाई, मूल धातु के साथ जुड़ते हैं। धातु का मतलब होता है भाई क्रिया। कभी आप ये सोचने लगो कि भाई ये धातु क्या आ गई नई चीज, ठीक है, नई चीज नहीं है, ये पुरानी है, मतलब इन शॉर्ट क्रिया का परिवर्तित रूप ही धातु कर दिया गया है अभी।
तो हम बोल सकते हैं जो मूल धातु या ये लिखवा भी देता हूं मैं, क्रिया के साथ जुड़े भी, में तो कहलाते हैं हमारे पास कौन से प्रत्यय, आप बोल देना कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और मैं बात करूं कि तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, सीधी सी बात है, इसका अपोजिट होगा तद्धित, जो मूल धातु या क्रिया के साथ न जुड़े, के साथ न जुड़कर अन्य शब्दों के साथ जुड़े भाई, अन्य शब्दों। और अन्य शब्दों में हम बात करें जैसे कि संज्ञा हो गया अभी आपका, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया भी आपका, या अवयव हो गया भी आपका। कहने का मतलब किसको छोड़कर, धातु के साथ जोड़कर किसी के साथ जुड़ जाए, ऐसे प्रत्यय को हम कौन से प्रत्यय बोलेंगे, तद्धित। और कृत किसको बोलेंगे, जो मूल धातु के साथ जुड़े होते हैं भाई, यानी इसमें हम लिखेंगे के साथ जुड़े, ऐसे प्रत्यय कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, आप जवाब देना है तद्धित प्रत्यय। बस आपको इतनी ही चीज इसमें याद रखनी है। अभी मैं आपके सामने कुछ करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ हम आज डिस्कस करेंगे, कुछ कल वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। मैं इसको कर रहा हूँ रफ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी देखिए आंसर आप सभी को ही देने हैं भाई, बस मेरी वही दो बातें याद रखना है कि जो उपसर्ग है कहाँ पे जुड़ेंगे, आप जवाब दोगे पहले जुड़ेंगे, और जो प्रत्यय है वो कहाँ पे जुड़ेंगे, आप जवाब दोगे वो चीज़ हमारे बाद में जुड़ेगी भाई। अब देखिए जैसे मैंने आपके सामने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, यानी ये उदाहरण है हमारे सामने, तो आपको बताने हैं कि भाई प्रख्यात, इसमें आपको बताना है कि भाई कौन सा उपसर्ग होगा, क्या बताना है, उपसर्ग बताना है। आपके सामने ऑप्शन में देता हूं, ऑप्शन ए है पर होगा, ऑप्शन बी है तय होगा, ऑप्शन सी है परख होगा भी, ऑप्शन डी ऑप्शन है आपके पास आत होगा। तो ये है आपके पास चार ऑप्शन, ठीक है ना। आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं अपने आंसर को। अब देखते हैं भाई कि भाई क्या होगा हमारे पास इसमें उपसर्ग। अब मैंने क्या बोला था, उपसर्ग क्या करता है, शब्द के पहले जुड़ता है भाई, बट क्या है इसमें जो तय है ये तो लास्ट में है, ये तो किसी हाल में नहीं हो सकता। आत है लास्ट में, आत है तो इसका मतलब ये है ही नहीं। अब बन गए आपके 50-50 चांस, या तो ये होगा या ये होगा। अब देखिए प्रख, प्रख वैसे ही अजीब सा वर्ड लग रहा होगा आपको, तो इसलिए ये भी आपका कैंसल। तो इसमें कौन सा उपसर्ग रहेगा, आप जवाब दोगे पर उपसर्ग होगा भाई, ठीक है ना। चलो मैं और आगे पूछता हूँ इसमें उदाहरण आपसे। जैसे मैं पूछता हूँ इसमें प्रत्युत पनमति में बताना है भी आपको कौन सा उपसर्ग रहेगा। मैं लिख देता हूँ ये प्रत्युत, अच्छा तो ये था मेरे पास पनमति भी, प्रत्युप पनमति भी या नमति कुछ बोल सकते हैं उसको। और इसमें आपको क्या बताना है, यही बताना है कि भी कौन सा उपसर्ग होगा। आपके पास ऑप्शन है पर होगा, बी ऑप्शन है प्रति होगा, सी ऑप्शन है आपके पास प्रत्यु होगा, और डी ऑप्शन है नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं भी। अब देखिए भाई पहचान कीजिए इसकी कि भाई क्या लगा सकते हैं भाई। देखिए पर होगा, प्रति होगा, प्रत्यु होगा, और डी ऑप्शन था मेरे पास इसमें नन वाला, यानी इनमें से कोई नहीं होगा भाई। अब इसमें देखते हैं भाई, देखो प्रत्यु, प्रत्यु एक तो देखो प्रोनाउंसिएशन ही इसकी अजीब सी है, तो कहने का मतलब ये तो हमारा हो ही नहीं सकता अभी। अब बात करें कि भाई इसमें पर भी है बट इसमें प्रति भी है, दोनों क्या है एक सिचुएबल सेंस दे रहे हैं, बट इससे ज्यादा क्या होता है भाई, ये जो पर से ज्यादा सेंस दे रहा है इसके जो अर्थ की वो प्रति दे रहा है भाई, ठीक है ना। क्योंकि प्रत्यय का प्रति ही ज्यादातर बनता है भाई, ये बात भी वैसे कि याद रखना है ना, प्रत्यय का प्रति ही ज्यादा बनता है।
इसलिए इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट रहेगा भाई। ऐसे आपको एग्जाम्पल को थोड़ा समझना है बिल्कुल ईजिली से। यदि आप 100 से 150 तक के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ें पता चलने लग जाएगी भी हाँ इसमें ये उपसर्ग है या इसमें ये प्रत्यय है। चलो मैं इसमें और एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे भाई। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है गमन। अभी इन्होंने क्वेश्चन ये पूछ रखा है इसमें अब की बार कि भाई को विपरीत आर्थी बनाने के लिए इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग करें भी। अभी आपको क्या बनाना है, इसका विपरीत आर्थी बनाना है भी। और क्या करके, उपसर्ग का प्रयोग करके। और उपसर्ग कहाँ पे जुड़ता है, आप बोलोगे उपसर्ग हमारा जुड़ता है सबसे पहले। कहाँ पे जुड़ेगा, सबसे पहले। और उसका उल्टा बनाना है, विपरीत आर्थी का मतलब ये होता है। जैसे मैं आपके सामने ऑप्शन लिखता हूँ कि भाई क्या क्या उपसर्ग लिख सकते हैं गमन से पहले। ऑप्शन ए है उप, ऑप्शन बी है आपका आ, ऑप्शन सी है आपके सामने प्रति, और ऑप्शन डी है आपके पास अनु। तो इसमें आप बताइए कि भाई कौन सा ऐसा उपसर्ग लगाए किसमें, इस गमन में, कि ये विपरीत आर्थी बन जाए। अब मान के चलो मैंने उप लगा दा, उपगमन। उप का तो मतलब आपको पता ही है ना, यानी किसी चीज के समीप, यानी समीप ही जाने वाला। अब मैं लगा देता हूं यहाँ पे आ, ये बन जाएगा आगमन। और गमन का अर्थ क्या होता है, जाने वाला, और आगमन का मतलब आने वाला। तो कहने का मतलब इसमें मुझको आ उपसर्ग लगाना पड़ेगा, जिससे कि इस गमन का अर्थ उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा भाई। ऐसे भी पहचान करनी है अभी। और मैं आपको एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे कि ये देख लो भाई, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लेखक। और लेखक में अब की बार आपको बताना क्या है कि बताए इसमें कौन सा प्रत्यय रहेगा भी। अब की बार उपसर्ग नहीं बताना, क्या बताना है, प्रत्यय। और प्रत्यय क्या बताया था मैंने, जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है और उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देता है भी, ठीक है ना। तो बस अब की बार हमको एक शब्द दिया है, इसमें नॉर्मली पहचान करनी है कि भाई कौन सा प्रत्यय रहेगा भी। ऑप्शन है इसके अंदर आपके क्या प्रत्यय होगा, ऑप्शन बी है इसके साथ आपके पास एक प्रत्यय होगा, सी है भी आंख होगा, और डी है भी आपके पास ऑप्शन अक प्रत्यय होगा भी। तो ये 4 ऑप्शन है भाई। तो इन 4 ऑप्शन में से मुझको बताइए कि भाई कौन सा प्रत्यय आएगा भाई किसमें, लेखक के अंदर। अब बात करें कि भाई एक तो इसमें क्या है भाई आपका, सेकेंडली क्या होता है भाई आपका इक। इक तो किसी हालत में नहीं हो सकता, ये तो वैसे ही कैंसिल होगा। आंख, आंख वाले भी वैसे कैंसिल। अब बच गया क्या है, 50-50, ये तो क्या आएगा, ये अक आएगा। वैसे जो इस बुक का आंसर है वो डी माना गया है भाई, लेकिन आपको इसका डी नहीं करना, क्योंकि एक एग्जाम में ये पूछा गया था आपको एसटीजी लेखक कि भी लेखक में कौन सा प्रत्यय है, तो उन्होंने क्या मान रखा था, ठीक है ना। तो मैं एग्जाम के हिसाब से आपको इसकी बजाय ना इसको प्रेफरेंस देनी है पहले नंबर पे। यदि ये नहीं होता तब सेकंड नंबर पे आप अक को प्रेफरेंस देते। तो ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था जो मैंने अभी आपको बताया अभी, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट सभी यही करके आएंगे। लेकिन इसका वास्तविक जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। कहने का मतलब लेखक में कौन सा प्रत्यय आएगा, आप बोल देना क्या प्रत्यय रहेगा हमारा। इसको मैं कर रहा हूँ इरेज, और मैं इसमें आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ। अभी देखिए भाई, अभी क्या करना है आपको, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करें भी। देखिए आप आसानी से पहचान कर लोगे जब मैं आपके सामने ऑप्शन लिखूंगा। अभी अनुज का क्या करना है आपको, स्त्रीवाचक बनाना है अभी। क्या करना है, स्त्रीवाचक। और किसका यूज करके, प्रत्यय का यूज करना, न कि उपसर्ग का यूज करना है। और आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज एक लगाए इसके लास्ट में, बी है ई लगाए, सी ऑप्शन है आपके पास आ लगाए, और डी है आपके पास ई लगाए। बताए भाई कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। और क्या बनाना है, उसका स्त्रीवाचक बनाना है। देखो मैं अनुज में एक लगाता हूँ, अनुजिक, कोई सेंस तो नहीं, तो मीन्स ये कैंसिल कर दो। मैं लगा देता हूँ अनुजी है, ये भी कोई सेंस नहीं। मैं लगा देता अनुजा, ठीक है ना, क्या आया, अनुजा। और अनुज का विपरीत अर्थ, सॉरी स्त्रीवाचक क्या होता है, याद रख लेना, अनुजा ही होता है। तो जैसे आप इसमें आ ऐड करते हो लास्ट में,
कौन सा प्रत्यय, आ प्रत्यय, तो ये अनुज का स्त्रीवाचक बन के आ जाएगा भाई। कर लिया दोस्तों। अब मैं और एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे कि मैं लिख दिया यहाँ पे सूत। अभी सूत को भी क्या करना आपको, स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करें भाई, ठीक है ना। इसका भी क्या करना आपको, स्त्री वाचक ही बनाना है, और किसका यूज करके, प्रत्यय का यूज करके, न कि उपसर्ग का। तो अभी ऑप्शन आपके पास यही है भाई, 4 के 4। अब इनमें से एक का यूज कीजिए। देखिए स्तुइक, ये तो हो ही नहीं सकता। स्तुय, ये नहीं हो सकता। लेकिन सुता आपने पढ़ा होगा, विपरीतार्थी ये सब पढ़े हो यदि आपने। सुत का स्त्रीवाचक हमेशा सुता होता है, यानी इसका भी क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी रहेगा भाई। चलिए दोस्तों, और देखते हैं अभी इसमें एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा अभी, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है अभी, यानी अब की बार क्या बताना है, प्रतिकूल में उपसर्ग बताना है, न कि प्रत्यय। और उपसर्ग कहाँ पे जुड़ते हैं, आप बोलोगे सबसे पहले जुड़ते हैं। और इसमें आपके पास ऑप्शन है, पर होगा, ऑप्शन बी है आपका परा होगा, ऑप्शन सी है परी होगा, और ऑप्शन डी है इसके अंदर आपका प्रति होगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। इन 4 में से आपको बताना है एक का यूज करके कि भाई कौन सा उपसर्ग बेटर रहेगा। अब देखो परा, देखे इसमें परा तो वैसे भी आपको कैंसिल दिखाई दे रहा होगा, ये हो ही नहीं सकता। परी वैसे भी आपको कैंसिल दिखाई दे रहा है, बचेगा क्या, 50-50। ये तो पर होगा या प्रति होगा, बट क्या है इसमें प्रति ज्यादा सेंस दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा, इसमें करेक्ट रहेगा। यानी प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग आएगा, प्रति। इसलिए आपको इतने उपसर्ग याद करने की जरूरत नहीं है भाई। हिंदी के 22 करोगे आप, फिर संस्कृत के कितने करोगे आप, सॉरी संस्कृत के 22 करोगे, हिंदी के 13 करोगे, और उर्दू फारसी के आप 19 करोगे। तो इससे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक चीजें आपको समझ में आती चलेंगी भाई। जैसे मैं इसमें और एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको बताना है। अब की बार क्या है, आपको अचार में बताना है भाई। और अचार में करना क्या है भाई, इसने क्या रखा है कि भाई इसका किस उपसर्ग का प्रयोग करें कि भाई इसका जो अर्थ है ना जुल्म हो जाए। जुल्म का मतलब क्या होता है, सजा वाला कुछ ऐसा। यानी इससे पहले किसका यूज करना है हमको, सॉरी इसमें हमको उपसर्ग का यूज करना है, जिससे कि जो ये आचार है ना इसका अर्थ क्या हो जाए, जुल्म हो जाए। जुल्म का तो मतलब पता ही होगा ना भाई, ठीक है ना। जुल्म का मतलब कोई दोषी पाया गया हो या किसी को सजा दी गई हो भाई, या फिर जो मतलब कहर ठाता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, जुल्म करते हैं अभी। अब इसमें देखो मैं आपके सामने ऑप्शन लिखता हूं, और इसमें आपको एक उपसर्ग का यूज करके बताना है कि भाई कौन सा करेक्ट रहेगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ दूर, ऑप्शन बी लिख दिया मैंने आपके सामने अति, और ऑप्शन सी लिखा मैंने आपके सामने नीर, और ऑप्शन डी लिखा मैंने आपके सामने अन, सॉरी अन है ये। मतलब इन 4 उपसर्ग में से एक उपसर्ग आपका सही है, जिसका आप यूज करोगे सबसे पहले, जिससे कि उसका अर्थ ऑटोमेटिक जब उसकी हिंदी करोगे तो जुल्म हो जाएगा भी। अब जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ दूर, दूर का क्या मान जाएगा, वैसे दुराचार होता है, लेकिन अति करता हूँ तो अति प्लस आचार अत्याचार हो जाएगा भी। और नीर करता हूँ, नीर प्लस आचार निराचार हो जाएगा, और अन प्लस में आचार अनाचार। तो आप सोचोगे यार ये तो सभी के सभी ही मेरे पास क्या है, जुल्म वाले आ गए, क्योंकि दुराचार का अर्थ भी जुल्म जैसे ही है, अत्याचार का भी जुल्म ही है। बट आप हमेशा याद रखना कि इस केस में हमेशा अति को प्रेफरेंस देनी है आपकी, ठीक है ना। मैनली अत्याचार होता है दुराचार की बजाय, सबसे प्रेफरेबल होता है भी अत्याचार। तो इसमें याद रखना हम उपसर्ग अति का यूज करेंगे, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जैसे इसमें मैं और एग्जांपल लिखवाता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि आपको बताना है कि व्यवस्था में कौन सा, क्या पूछ रखा है इन्होंने, उपसर्ग बताना भी आपको। और ऑप्शन है आपके पास ए रहेगा, ऑप्शन बी है आपके पास आ रहेगा, ऑप्शन सी है आपके पास अप रहेगा,
और डी है आपके पास परी रहेगा भी। क्या बताना है व्यवस्था के अंदर आपको? अच्छा, तो इन्होंने एक लाइन और लिखी है कि उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, यानी आपको इन उपसर्गों का यूज करना है, ठीक है ना, और जिससे कि जो इसका अर्थ है ना विपरीत का मतलब उल्टा हो जाए भाई। अब देखो भाई, हम लेके चले भाई, देखो परी, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, परी लगाने से तो कुछ हो ही नहीं रहा। अपव्यवस्था, ये भी आपको वैसे ही कैंसिल दिख रहा है। अव्यवस्था, ये भी हमेशा क्या होता है, अव्यवस्था होता है, किसका उल्टा? व्यवस्था का उल्टा। तो इसलिए कौन सा उपसर्ग रहेगा इसके अंदर? जब हमको इसको अपोजिट बनाना है तो आप बोलोगे हमें इसमें अ उपसर्ग का यूज करना होगा भी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल इनफ हो गए। कल वाली वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल लेके आएंगे, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू वेरी मच।